जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने तमर रिवॉल्ट, हो अपराइजिंग और कोल अपराइजिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भूमिज विद्रोह, संथाल और खरवार विद्रोह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमिज रिवॉल्ट से। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, जो भूमिज विद्रोह था वो 1832 से 1833 के बीच में हुआ। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, ये किसके लीडरशिप में हुआ तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह जो है वो हुआ और 1832 से 33 के बीच में हुआ। और मेनली इसका ये विद्रोह होने का कारण देखिए क्या था। तो जो बारह भूम के राजा थे और जो वहाँ के जो पुलिस वाले थे और कुछ जो अंग्रेज़ के द्वारा जो वहाँ पे अपने आदमी जो नियुक्त किए गए थे, तो इन लोग के द्वारा जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। किसका? तो ये जो यहाँ भूमिज के निवासी हैं जो घटवाल्स, ये घटवाल्स का जो है ये लोग जो है एक्सप्लॉयटेशन करते थे। क्या करते थे कि जो राजा हैं वो ज़्यादा टैक्स वसूलते थे। जैसे राजा जो हैं देखिए, भूमिज से घटवाल से जो है करीब 900 रुपये जो है एक आदमी से ये वसूलते थे। और इलीगल टैक्सेस या ऐसे घर के टैक्स के नाम पे, ज़मीन के टैक्स के नाम पे, मतलब तरह तरह के जो इलीगल टैक्सेस हैं, गलत टैक्सेस हैं, वो इनके ऊपर थोप दिए गए थे। और वहीं कुछ पुलिस वाले हैं बाराकंडीज़। तो जो बाराकंडीज़ हैं, जैसे अगर पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि बाराकंडीज़ क्या होते हैं, कि एक टोली है बाराकंडीज़ जिसमें सिख और जो राजपूत सोल्जर्स हैं वो शामिल होते हैं। तो जो बाराकंडीज़ हैं ये क्या करते हैं कि ये भी फोर्सफुली जो है जो घटवाल्स हैं, भूमिज के घटवाल्स, तो इनसे जो है ये भी फोर्सफुली ज़बरदस्ती से पैसा जो है, टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। और मतलब ये सब अत्याचार होता रहता है, लेकिन जो कंपनी के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं इस पे, वो जो है चुप्पी साधे हुए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर जो है एक टैक्स को लेकर के एक अंदर जो है गुस्सा जो है पनपता रहता है, वो चिंगारी जो है वो जलती रहती है। क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से टैक्स, इतना टैक्स इनके ऊपर लगा दिया गया था कि जितना वो कमा नहीं पा रहे थे उससे ज़्यादा उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था। वहीं देखिए, सेकेंडली भूमिज रिवॉल्ट वॉज ऑल्सो डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ कंपनी रूल ऑन द नेटिव रूल। उसके अलावा दूसरा कारण ये कहा जाता है कि भूमिज विद्रोह होने का कारण ये भी था कि जो नेटिव रूलर्स हैं, मतलब कि जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, तो वहाँ पे लोकल रूलर्स का तो शासन चल नहीं रहा था, वो कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। सारा का सारा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? तो कंपनी के हाथ में था। सारा सब कुछ जो है वो कंपनी कंट्रोल कर रही थी। मींस नेटिव रूलर्स को कंपनी के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते थे, टैक्स देना पड़ता था। तो ये भी एक कारण था ये विद्रोह होने का। तीसरा देखिए, कुछ जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि जो ट्राइब्स थे वहाँ के, वो ट्राइब्स क्या करते थे कि वो लूट वगैरह किया करते थे उसकी वजह से। और उसके अलावा मान लीजिए कि जब ये रिवॉल्ट होता है, तो जब सरकारी, मतलब जो ब्रिटिश के सरकारी ऑफिशियल्स रहते हैं, तो जब उनके खिलाफ़ ये लोग विद्रोह करते हैं तो उस टाइम इनके द्वारा जो है बहुत ब्रूटल और बार्बरिक जो स्टेप है वो लिए जाते हैं। ठीक है भाई, सीधी बात है कि जब इनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ रहता है कि जब वो गुस्सा बाहर निकलेगा तो भाई लोगों को तो नुकसान तो होगा ही, उससे जो अंग्रेज़ हैं उनको नुकसान होगा ही। तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो इनका विद्रोह था वो बहुत ब्रूटल हुआ करता था। ठीक है। उसके अलावा देखिए, दे टुक अप आर्म्स ओनली व्हेन दे लॉस्ट होप ऑफ गेटिंग जस्टिस बाय पीसफुल मीन्स। अब ये भी लोग देखिए एकदम ऊब गए थे। ये लोग भी कब हथियार उठाते हैं? जब अब इनको ये दिखता है कि अब न्याय के जो सारे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, अब हमें कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा न्याय? तो जो उस टाइम की जो पुलिस रहती है वो भी करप्ट रहती है, और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ के जो अधिकारी रहते हैं वो भी करप्ट रहते हैं, वो भी इनके सुनते नहीं हैं। पुलिस वाले इनसे ज़बरदस्ती जो है पैसा वसूल रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं मनमाना, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी उसमें कमीशन खाते थे, वो लोग भी ब्राइब लेते थे। तो इसीलिए वो कुछ जो है वो चुप्पी साधे हुए थे, बोलते नहीं थे। उसके अलावा जो ट्राइब्स हैं, अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं रहती कि कहीं से उनको न्याय मिल पाएगा। ठीक है, तो सारी उम्मीद अब जो है ख़त्म हो गई रहती है उनकी इन सब चीज़ों को देख करके। और साथ ही साथ जो है इसीलिए जो है वो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करते हैं गंगा नारायण सिंह। और कहा जाता है कि इनके अंदर जो गंगा नारायण सिंह हैं, इनके अंदर एक अच्छे लीडर होने की जो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी जो है गंगा नारायण सिंह के अंदर रहती है। फिर गंगा नारायण सिंह को ये रियलाइज़ होता है कि जो लोकल ज़मींदार हैं वहाँ के, तो उनके अंदर भी अंग्रेज़ों के प्रति जो है गुस्सा भरा पड़ा है।
ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि माधव सिंह हैं, तो माधव सिंह के साथ मिल के जो है ये क्या करते हैं कि उनके सपोर्ट से, और सॉरी जो लोकल ज़मींदार हैं, तो लोकल ज़मींदार जो हैं ये मतलब अगेंस्ट रहते हैं माधव सिंह के। तो माधव सिंह जो हैं ये टैक्स वसूलने का काम करते हैं, मतलब ये लोकल ज़मींदार से जो है पैसे लेकर के आगे अंग्रेज़ों को देते हैं। तो ये भी ज़्यादा जो है ज़मींदार पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। अब जब ज़मींदार पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो सीधी बात है वो लोगों से ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, ठीक। तो लोकल ज़मींदार के अंदर माधव सिंह को लेकर के गुस्सा रहता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं गंगा नारायण सिंह, और गंगा नारायण सिंह लोकल ज़मींदार के साथ हाथ मिला लेते हैं और माधव सिंह के खिलाफ भी जो है वो अपना विद्रोह शुरू कर देते हैं। Along with it, he also appealed to the anti-colonial and anti-Diku feelings of the people. He also possessed exclamatory organizing skills. अब देखिए ये जो है इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये लोगों के अंदर एक एंटी डिकू फीलिंग को उत्पन्न करते हैं। एंटी डिकू फीलिंग का मतलब कि देखिए डिकूज़ वो होते हैं जैसे जो हम आउटसाइडर्स जिसको बोलते हैं, मतलब जो बाहर जो हमारे कबीले के नहीं हैं, ठीक। तो जैसे जो लोग रहते हैं तो उनके कबीले के जो बाहर के लोग हैं इनको डिकूज़ बोलेंगे। यहाँ पे तो डिकू वर्ड जो है कई बार इस चैप्टर में आएगा। तो देखिए तो लोगों के अंदर एक एंटी डिको फीलिंग जो है ये पैदा करते हैं। कहते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ आपस में चाहे जैसे रहें, लेकिन कोई हम मतलब हमारे बीच जो है कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो ये सभी से जो है मिल के, और इनकी जो मतलब एक टीम ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है, ठीक। तो ये जो है एक अपनी टीम जो है एक अपना जो यूनियन है वो बनाते हैं। He was clever enough to exploit the superstition and credulity of the simple tribal folk by claiming to possess supernatural powers. और साथ ही साथ ये जो ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ के, तो वो ये इनसे क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो है कुछ सुपर नेचुरल पावर है, और जो हम हैं वो जो भी सिपॉयज़ हैं जो मतलब बंदूक लिए हुए जो सिपॉयज़ हैं, ऐसे सैनिक जिनके हाथ में बंदूक हो, तो हम उनको जो है अपने वश में कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इनका कहना ये रहता है कि हमारे अंदर जो है कुछ शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से वशीकरण हम जो है कर सकते हैं, किसी को हिप्नोटाइज जो है वो हम कर सकते हैं। और देखिए अब इन पे लोगों का इतना विश्वास रहता है, तो ये लोग जो हैं इनकी इस बात पे विश्वास कर लेते हैं, और इस हद तक विश्वास कर लेते हैं कि जो इनके फॉलोअर्स रहते हैं उनका ये मानना रहता है कि जब वो इनके साथ नहीं भी रहते हैं तो ये महसूस करते हैं कि जो गंगा नारायण सिंह हैं ये इनके साथी हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस हद तक लोगों पे अपना जो एक विश्वास है वो बना लेते हैं। अब देखिए जो गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो विद्रोह शुरू किया गया वो विद्रोह बहुत वायलेंट था, इसमें कई लोगों की जान गई। नॉन ट्राइबल्स इंट्रूडर, पुलिस थाना एंड ब्रिटिश ऑफिसियर्स वर द मेन टारगेट ऑफ द अटैक ऑफ द रेबल्स। अब देखिए अब गंगा नारायण सिंह टीम बना लिए, टीम बना के क्या करते हैं वो ऐसे लोग जो आउटसाइडर्स हैं उन पे अटैक करते हैं, ठीक, जिनको दीकूज हम बोल रहे थे। साथ ही साथ कई पुलिस थाने पे अटैक कर देते हैं, और कुछ जो ब्रिटिश के जो अंग्रेज़ों के जो अधिकारी हैं उन पे भी अटैक करते हैं, ठीक है। द रिबल retaliated fiercely against the repression of the regular troops of the company. Consequently, the tribes indiscriminately looted and destroyed the property of the alien and outsiders. तो देखिए इनके साथ मिल करके जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी जो अंग्रेज़ों के जो ऑफिसेज हैं, थाना है, या जो जहाँ पे जो अंग्रेज़ों के जो घर है जो वो निवास कर रहे हैं, जो अधिकारी का जो उनका निवास है, तो ये हर जगह जो है ये एक तरह से रेड मारते हैं और सब लूट पाट करके जो है ये हर चीज़ को तहस नहस कर देते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जगदीश चंद्र झा के अकॉर्डिंग द रिवॉल्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेरियन और पॉपुलिस्ट मूवमेंट विच वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग एन आइडल वर्ल्ड इन विच देर वॉज नो एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए जगदीश चंद्र झा जी का ये कहना है, एक हिस्टोरियन है, ये इतिहासकार हैं एक, तो इनका ये कहना है कि ये जो विद्रोह था, ये जो रिवॉल्ट था, ये पहले तो परिणाम था किसका, एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है, अत्याचार का ये परिणाम था, मनमाना टैक्स वसूला जा रहा था उसका ये परिणाम था। इट वॉज ए क्राई फॉर वेगनेंस ऑन द रिच एंड ऑपरेशर्स। तो अमीरों के द्वारा जो गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका ये परिणाम था। ए वेग ड्रीम ऑफ सम कब अपॉन देम, ए राइटनिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉन्ग्स। इंडीड द भूमिज डिजायर टू रिक्रिएट a old world, a tradition world in which men are justly deal with. The long drawn revolt of Ganga Narayan Singh ended with his accidental death in February 1833। तो देखिए इनके द्वारा जो है जगदीश चंद्र झा जी हैं, इनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो मूवमेंट है मेन, ये इस मूवमेंट का एम ये था कि हम जो है
एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। यानी जो ट्राइबल्स है वो ये चाहते थे कि हम एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें, कोई आउटसाइडर जो है हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करे, जो हमारे लैंड हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें, हम लैंड पे टैक्स ना दें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं जगदीशन झा जी। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो जाती है फरवरी 1833 में, और उसके बाद जो है ये रिवॉल्ट जो है ख़त्म हो जाता है। तो भूमिज रिवॉल्ट जो है वो 1832 से लेके 1833 के बीच तक चला, और गंगा नारायण सिंह जी जो थे वो इसके नेतृत्वकर्ता मेन लीडर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। या संथाल विद्रोह है, इसको हम संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब से कब तक हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से लेके 1856 तक चला। ठीक, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देख लीजिए कई लोग थे। तो पहले थे सिद्धू, सिद्धू के बाद थे कान्हू, ठीक, उसके अलावा थे चांद और थे भैरव। ठीक, तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में चला, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एंड इट वॉज, देखिए, इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू संथाल प्रगनास बट इट रिवर्टेड एज ए फार बीरभूम, बंकुरा एंड हजारीबाग। देखिए जो संथाल विद्रोह था वो सिर्फ संथाल के इलाकों में ही नहीं सीमित था, बल्कि ये बहुत दूर तक फैला। जैसे बीरभूम का इलाका हो गया, बंकुरा का इलाका और हजारीबाग का भी इलाका। तो इनका विद्रोह जो है वो बहुत दूर तक फैला था, केवल एक लिमिटेड जगह पे नहीं था। ठीक है, और इन चारों लीडर्स के नाम याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन चारों लोग के नेतृत्व में ही ये रिवॉल्ट जो है फूला फला आगे तक बढ़ा। द अपराइजिंग ब्रोक आउट इन राजमहल हिल्स। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से होता है? तो राजमहल हिल्स, जो संथाल रहते हैं वो राजमहल हिल के निवासी रहते हैं। तो जुलाई 1855 में शुरू होता है, बट इट डिस्ट्रीब्यूटेड द slumber of the British administrator of हजारीबाग, द पीपल ऑफ खगड़िया टर्न अगेंस्ट द एलियन रूल। उसके बाद देखिए जब ये शुरू तो होता है राजमहल हिल से, लेकिन राजमहल हिल से होते हुए कई जगह तक फैलता है, बीरभूम का इलाका, बंकुरा, हजारीबाग, और साथ ही साथ जो ये खगड़िया का जो इलाका है वहाँ भी ये विद्रोह पहुँच जाता है। और ये किसके अगेंस्ट रहता है? तो बस वही सेम चीज़ है कि जो इनके बीच में जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं, मनी लेंडर्स हैं, ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, ज़्यादा मतलब अंग्रेज कुछ टैक्स और लगा रहे हैं या कुछ और टैक्स ले रहे हैं, मनमाना टैक्स ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये भी विद्रोह संथाल विद्रोह में देखने को मिलता है। देखिए थॉमसन एंड ग्रेटे पॉइंटेड आउट इन राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया। तो देखिए थॉमसन और ग्रेटे अपने किताब में लिखते हैं, ये किताब का नाम है राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, that the tribal संथाल had become annoyed due to growing infiltration of outsiders। तो इनका कहना यह था कि जो ट्राइबल जनता संथाल्स थे वो जो है मतलब वो इस चीज़ से एकदम झल्ला गए थे, अनॉयड हो गए थे कि मतलब ये लोग हमारे मैटर्स में जो है कितना इंटरफेयर कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ हैं या जो मनी लेंडर्स हैं ये हमारे मैटर में बिना मतलब के जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। हर जगह जहाँ मन करता है वहाँ टैक्स लगा देते हैं, लैंड का टैक्स दीजिए, एग्रीकल्चर का टैक्स दीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग पैसा मनी लेंडर से उधार लेते थे तो वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेते थे इनसे। द संथाल फेल इनटू डेप्ट ट्रैप्स ऑफ द मनी लेंडर्स। ठीक है, तो जो मनी लेंडर्स के द्वारा जो इनको पैसा उधार वगैरह दिया जाता था तो उस पर बहुत हैवी जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता। और मान लीजिए अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनकी जो लैंड है उसको एक्वायर कर लिया जाता, कब्जा कर लिया जाता था, और अपने ही लैंड पे उनको एज ए वर्कर, एज ए नौकर जो है वो काम करवाते थे उनको वहाँ। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये जो गुस्सा है ये इनके अंदर भरा रहता है। दे वर एडमिनिस्टर्ड बाई सच ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर। तो देखिए अब इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए जो ये ट्राइबल्स हैं इनके वेलफेयर के लिए कुछ ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा ही काम करते थे। इनके अच्छाई करने की जगह ये बुराई करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स हैं उनसे ब्राइब लिया करते थे। तो भाई मनी लेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं, और टैक्स वसूल के अपना पैसा रख के बचा के वो क्या करते थे कि वो जो है घूस देते थे अधिकारियों को। तो अधिकारी क्यों कुछ बोलेगा जब उसको घूस मिल रहा है? तो वेन रिस्पॉन्सिबल थे वेलफेयर बट हार्डली लुक्ड आफ्टर देम। ठीक है, तो भले ही इनके वेलफेयर के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन इनसे इनका ट्राइबल्स लोगों से जो है इनका कोई मतलब नहीं होता था अधिकारियों का। दिस ऑल कॉज द अपराइजिंग विच वर क्रस्ड मर्सीलेसली। और यही कारण होता है विद्रोह का, लेकिन उस विद्रोह को जो है बहुत निर्दयता से जो है कुचल दिया जाता है। अब देखिए संथाल विद्रोह के रीज़न को देखते हुए अब इस जो संथाल विद्रोह का जो कारण था, जो कॉज था, उसको एनालाइज करते हैं डब्ल्यू जे खुलसा। ठीक है, डब्ल्यू जे खुलसा जो है वो देखिए क्या एनालाइज करते हैं। तो हैज़ अपॉइंटेड द मैसिव लैंड ट्रांसफर ऑफ द ट्राइब्स विद द
टकैट अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द रिवोल्ट। तो सबसे ज़्यादा इनको अपनी जांच में ये दिखता है कि जो ट्राइबल लैंड का जो ट्रांसफ़र किया गया, यानी मनी लेंडर्स जो थे वो उधार दिए ट्राइबल्स को, ट्राइबल जो है उनसे उधार लिए, तो उसके बदले में जब वो पैसा नहीं दे पाए, भाई हाई इंटरेस्ट भी तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो वो पैसा जो है वो नहीं दे पाए, तो वो ये लोग क्या किया, उनके ज़मीन पे कब्जा कर लिए। तो मेन जो रीज़न इनके द्वारा बताया जा रहा है वो यही रीज़न बताया जा रहा है कि इसी रीज़न की वजह से जो है हमें ये विद्रोह देखने को मिलता है। कीपिंग एंड सेफ गार्डिंग द ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो ट्राइब्स के जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन है, वो उसने मतलब उस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं गया। जो उनके कल्चर, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उस पर किसी का, भाई देखिए जो उनकी ज़मीन थी, जो वो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, एंसेस्टर, तो जो एक हमारी जो पूर्वजों की ज़मीन होती है उससे एक जुड़ाव अलग होता है, उससे एक संबंध जो है वो अलग होता है। तो अब वो ज़मीन जब दूसरे लोग कब्ज़ा कर लेते हैं तो सीधी बात है कि लोगों के अंदर तो गुस्सा भरेगा ही, और गुस्सा भरा जब वो फूटेगा तो बहुत बुरी तरीके से फूटेगा, तो उसका परिणाम यही विद्रोह होगा। ठीक, तो एनालाइजिंग द कॉज ऑफ संथाल रेवेलियन, WJ खुलसा कहते हैं कि हैज़ द अपॉइंट द मैसिव लैंड ट्रांसफर ट्राइब्स। ठीक है, तो ये एनालाइज करते हैं। उसके बाद देखिए जो छोटा नागपुर के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो लाइक अदर tribal communities of Chota Nagpur, the Santhal were deeply attached to the land, and like them, they also intensely suffered from the introduction of the permanent settlement in that area. तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या है। तो देखिए परमानेंट पहले आते हैं, ये हमारे गवर्नर जनरल रहते हैं उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो 1785 से लेके 1793 तक के गवर्नर जनरल हैं। ठीक, तो और ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, 1793 में। ठीक, कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, तो बंगाल में। ठीक है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ गए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल है ना। तो देखिए इस एक्ट में ये कहा जाता है कि जो राजा होंगे या जो तालुकदार होंगे उनको दर्जा दे दिया था ज़मींदार का। ठीक, मतलब जो राजा हैं और प्लस जो तालुकदार हैं, अब इन दोनों लोग को बना दिया गया क्या, तो ज़मींदार। अब इनको ज़मींदार बना दिया गया, तो उनसे कहा कि आप जो हैं वो लोगों से जो किसान हैं उनसे आप टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन इस अमाउंट को फ़िक्स कर दिया गया। ठीक है, मतलब फ़िक्स कर दिया गया, ठीक है आपको इस लैंड से जो है 100 रुपये पर मंथ लेना है, तो ये फ़िक्स हो गया। अब वो किसान भले वो 100 रुपये ना कमा रहा हो, लेकिन उसको 100 रुपये इसको देना ही है। अब ज़मींदार के ऊपर, जो ये राजा तालुकदार को ज़मींदार बनाया गया था, अब इनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमको भाई 100 रुपये वसूलना ही है। ठीक है, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब इसमें एक परमानेंट अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक, इतना अब देखिए आगे चलते हैं। तो इन्हीं परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो है लोगों के अंदर इसका भी गुस्सा रहता है। ठीक, क्योंकि अब मान लीजिए किसी साल क्या हुआ कि उतनी खेती अच्छी नहीं हो पाई, फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन टैक्स तो फिक्स है, टैक्स तो उतना ही देना है, 100 ही रुपये का टैक्स है तो 100 रुपये देना है, भले उनकी कमाई 10 या 20 रुपये हुई हो। तो भाई वो क्या करेंगे, तो वो क्या करते थे, ज़मींदार से उधार लेते थे। अब वो उधार लेते थे और फिर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता था, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था उनको। अब वो इस एक जो डेब्ट ट्रैप्ड है, अब ये जो पूरा साइकिल है इसमें फंस जाते थे। अब उधार ले लिए, अब वो ज़मींदार क्या करेगा, पैसा अगर इनको ज़मींदार को अगर पैसा मनी लेंडर को वापस नहीं करते हैं तो उनकी ज़मीन वो ले लेता था। ठीक, तो ये चारों तरफ से जो है ये फंस जाते थे। अब आगे देखते हैं। तो देखिए ईसी मैन का कहना है हु टूर्ड द संथाल एरिया इन 1867। तो देखिए ईसी मैन जो है ये संथाल के एरिया को जो है वो भ्रमण करते हैं यहाँ पे 1867 में, और ये कहते हैं कि द रेपेसियस स्पिरिट ऑफ द मनी लेंडर्स वॉज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ अनरेस्ट अमंग द संथाल। अब देखिए इनके द्वारा ये बताया जाता है कि जो मनी लेंडर्स हैं, तो मनी लेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज जो लगाते हैं वो संथाल विद्रोह का कारण है। ठीक, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिलीफ ऑन द ब्रिटिश कोर्ट्स ऑल्सो हेल्प देम डिसअपेयर। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अब भाई लोन का पैसा चुका नहीं पाए तो हमको कहीं कोर्ट वगैरह में ना जाना पड़े, इस डर की वजह से भी ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम डिस्पोजेस्ड फ्रॉम देयर लैंड बिकेम आइदर टेनेंट्स और आउटसाइडर और लेबरर्स। अब देखिए अपने ही ज़मीन पे जो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, उसी ज़मीन पे जो है वो एज ए वर्कर, एज ए नौकर जो है वो काम करने लगते हैं। ठीक है, मतलब ज़मीन हमारी ही है, लेकिन वो भाई हम पैसा जमा नहीं कर पाए तो जो ज़मींदार है वो उस पर कंट्रोल कर लिया और हमें हमारी ही ज़मीन पर जो है वो काम करवा रहा है। ठीक,
इसका भी गुस्सा है लोगों के अंदर। द पीपल वर ऑल्सो इंटेंसली डिससेटिस्फाइड विद देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय द दीकूज, वही आउटसाइडर्स। तो जो बाहरी जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो अधिकारी जिनको यहाँ नियुक्त किया गया है हमारे वेलफेयर के लिए, वो आके जो है उल्टा जो है हमारा ही अत्याचार कर रहे हैं, हमसे ही लूट रहे हैं, ठीक है। दस एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ सिद्धू एंड कानू एज लीडर्स ऑफ संथाल दे वर सीडिंग विद अनरेस्ट। अब देखिए, जब तक सिद्धू और कानू नहीं आएंगे तब तक जो है इनकी जो स्थिति है वो ऐसी ही रहती है। उसके बाद देखिए, सिद्धू कानू दोनों ये भाई हैं। टू ब्रदर लीडर्स ऑफ द मूवमेंट मेड एलेबोरेट प्रिपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो ये अच्छे से जो है विद्रोह की तैयारी करते हैं। भाई सबके अंदर तो गुस्सा भरा ही रहता है, बस एक नहीं होता है कि एक चिंगारी को बस हवा की ज़रूरत है, तो वो हवा जो है चिंगारी को सिद्धू और कानू के द्वारा दी गई। Along with the strengthening the Santals for a struggle against the oppressors for harping on their traditional beliefs, they exhorted them to work for the end for their economic exploitation. ठीक है। They even asked their followers to perform all the such practices which were usually associated with among the Santals. देखिए, अब सिद्धू कानू जो है वो क्या करते हैं, अब वो रिवॉल्ट की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। और कैसे शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि आपका इस तरह से जो है शोषण किया जा रहा है, अब इसके लिए आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। शांति बनाए रखने से कोई इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सभी अधिकारी हैं, ऊंचे अधिकारी, वो सभी की क्या हैं, भ्रष्ट हैं, सब जो है घूसखोर हैं, पैसा लेते हैं। तो आपकी कोई जो मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद जो है वो खुद करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि आप जो है ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए जो संथाल्स के द्वारा, मतलब जो आपकी अपनी खुद की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपका बिलीफ है, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। आप इनके डर से उस चीज़ को बंद मत करिए, उस चीज़ को छोड़िए मत। उसके बाद देखिए, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू वॉर्न द गवर्नमेंट जमींदार्स एंड आउटसाइडर ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि अब सिद्धू और कानू जो है लोगों के साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो सरकार है और जो ज़मींदार हैं, उनको हम ये बताएंगे कि जो आप अत्याचार हमारे साथ कर रहे हैं, इसका परिणाम जो है बहुत बुरा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब इनके द्वारा ये कहा गया कि सीधे सीधे हम जो है ज़मींदार को और जो अंग्रेजी सरकार है उसको सीधे सीधे हम वार्निंग देंगे पहले, ठीक। तो बिसाइड मार्चिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल for reminding the government to take adequate step to end the oppression, they also send letters to the government officials like the commissioner। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो है लेटर तैयार से एप्लीकेशन होता है, तो ऐसे एक लेटर जो है वो तैयार करते हैं और कमिश्नर के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में और मजिस्ट्रेट के ऑफिस में लेटर भेजते हैं कि अगर जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमसे जो ज़बरदस्ती कर वसूला जा रहा है, ठीक है, और तो अगर इसको नहीं रोका जाता है तो इसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा होगा। और कई जगहों पे इनके द्वारा जो पिटिशन है, जो एप्लीकेशन है, वो सबमिट किया जाता है। और देखिए, जो ये दोनों भाई हैं, इनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है वो अपनाया गया, मीन्स जो एक लीगल तरीका होना चाहिए कि एप्लीकेशन देके हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो आपके यहाँ अपने रख रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों के सामने एप्लीकेशन देके अपनी समस्या को जो है रखें। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है वो ये अपनाए। लेकिन इनके इस अच्छे तरीके का भी कोई परिणाम नहीं हुआ, ठीक है। वो जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ बहरे थे, उनको कोई भी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दी। तो अब शांति भाई है ही, धमाका की आवश्यकता है यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है। अनअवर्ड बाई देयर फेलियर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जमींदार एंड दीकूज थ्रू पीसफुल मीन्स। अब शांति के ढंग से तो हम ये लोग जो है वो सब कुछ करके देख चुके, सारे अटेम्प्ट में फेल रहे। उसके बाद अब सिद्धू और कानू ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जो है विद्रोह यहाँ से शुरू करेंगे। भाई एक बार हम शांति से भी जो है अपनी समस्या रख के देख चुके, कोई सुना नहीं, किसी के कान पे जो है वो नहीं रहेंगी। अब जो है हम यहाँ पे शुरू करेंगे स्ट्रगल। दे एक्सॉर्टेड द पीपल टू सेंड वन मैन फ्रॉम ईच फैमिली टू ज्वाइन द फाइटर्स। अब उसके बाद सिद्धू और कानू के द्वारा कहा गया कि सभी घर से, यानी सभी घरों से जो है एक एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा, एक एक आदमी को नियुक्त होंगे और वो ज्वाइन करेंगे हमारी फोर्स को, ठीक है, वो हमारी टोली को ज्वाइन करेंगे। मोस्ट ऑफ द डिसग्रंटल्ड संथाल ज़मींदार ऑल्सो ज्वाइंड हिम। साथ ही साथ देखिए, कुछ ज़मींदार ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के अत्याचार से भी परेशान थे, वो भी जो है इस विद्रोह को जो है ज्वाइन करते हैं। दे वेंट टू एक्सटेंट ऑफ अपॉइंटिंग देयर क्लोज फ्रेंड्स एज नायब्स एंड दरोगास। और साथ ही साथ जो है अपने टीम में कुछ अपने जो करीबी दोस्त हैं उनको नायब और दरोगा के पद पे जो है नियुक्त करते हैं।
पहला एनकाउंटर जो है अंग्रेज़ों के साथ इनका 29 अप्रैल 1856 यानी 29 अप्रैल 1856 को होता है छत्रो छत्ती में। ठीक, छत्रो छत्ती में अंग्रेज़ों से पहला इनका एनकाउंटर होता है 29 अप्रैल 1856 में। यहाँ पे संथाल का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे लुम्बई मांझी और भैरव मांझी। तो भैरव मांझी और लुम्बई मांझी के नेतृत्व में छत्रो छत्ती में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है पहला एनकाउंटर होता है। और उसी टाइम में देखिए दे ऑल्सो अटैक्ड छत्रा टाउन एंड सिजुआ बरस्तर विलेजेस ऑफ खगरडिया। तो देखिए खगरडिया के कुछ गांव हैं, छत्र टाउन हो गया और सिजुआ हो गया और बरस्तर हो गया, तो यहाँ पे भी जो है इनके द्वारा अटैक किया जाता है। साथ ही साथ जो तिकत विक्रम सिंह हैं चंदवारी के, ठीक है, तो इनके घर पे भी आक्रमण किया जाता है। तो जो ये तिकत विक्रम सिंह चंदवारी के, ये अंग्रेज़ों के खास आदमी रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 10 मई 1856 को 1856 में जो है इनके द्वारा तिकत विक्रम सिंह के घर पे भी जी अटैक किया जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है, कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाता है, तो वही इनके साथ हुआ। इनके अपने ही आदमी जो है इनको धोखा देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि भैरव मांझी, बुक्का मांझी जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और बाद में जो है मुखबिरों के द्वारा सूचना पाने के बाद जो है किशुन मांझी, इत्तू मांझी, हरी मांझी, इनको भी डिटेन कर दिया जाता है। ठीक है, और डिटेन करने के बाद इनका ट्रायल चलता है और 7 साल की इनको सज़ा होती है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अब देखिए, अब इन लोग जो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनके गिरफ्तार होने के बाद जो है जो संथाल विद्रोह जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। They were surrounded from all sides by the British forces supported by local जमींदार्स and the rulers of रामगढ़। अब देखिए ये जो हैं अब चारों तरफ से अब ये लोग घिर जाते हैं, अंग्रेज़ों से घिर जाते हैं, ज़मींदार से घिर जाते हैं और रामगढ़ के जो राजा रहते हैं उनसे भी ये घिर जाते हैं। मच ऑफ द क्रेडिट ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री वेंट फॉर द, अब देखिए जो अंग्रेज़ों की जीत रहती है उसके भाई जीत किसकी वजह से होती है, तो कैप्टन अलेक्जेंडर की वजह से। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर को वो बताया जाता है कि इन्हीं की वजह से जो है मतलब इन लोगों को हम पकड़ पाए। और साथ ही साथ इनके साथ सपोर्ट था लेफ्टिनेंट थॉमसन का, लेफ्टिनेंट रीड का। म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी एंड इंट्रिग वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट। देखिए मेनली जो इनके डिफीट का जो कारण था वो यही था कि इनके अपने ही आदमी जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे किसी कारणवश, और इसी वजह से जो है डिफीट होता है इनका। तो क्योंकि देखिए अंग्रेज जो है अपनाते थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, तो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो हर जगह काम करती थी। तो यहाँ भी इनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो काम कर जाती है। संथाल रूल जो है एक रिवाइलियस्ट होने के साथ साथ जो है एक नेटिज्म की भावना भी, यानी देखिए रिवाइलिस्ट का मतलब धार्मिक होता है, तो धार्मिक भावना के साथ था और ये ज्ञान के प्रचार को जो है वो बढ़ावा देता है ये मूवमेंट। क्योंकि इसमें ये कहा जाता है ना कि जो आपका कल्चर है, जो आपका ट्रेडिशन है, आप उसको फॉलो करिए, किसी से डरिए मत। ठीक है, किसी से डर के अपना कल्चर या ट्रेडिशन मत छोड़िए। द रेबल्स वर प्रिपेयर्ड फॉर टू सेक्रीफाइस फॉर देयर प्रेजेंट फॉर, मतलब देखिए अब जो इसमें विद्रोही थे उनको तैयार किया जाता है कि आपको अपने आज के लिए अपना कल जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर। बोथ द ब्रदर्स डिमांडेड इम्प्लिसिट फेथ एंड ओबीडियंस फ्रॉम देयर फॉलोअर्स। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे जो दोनों भाई हैं, दोनों भाई को सभी लोग बहुत मानते हैं। ठीक है, सबका इनमें फेथ रहता है। दे थ्रेटन द ट्रेटर्स विद सीवियर पनिशमेंट बट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्रिएटेड फैक्शनलिज्म एमंग देम एंड स्ट्रक अ सीवियर ब्लो टू सक्सेस ऑफ देयर मूवमेंट। तो देखिए मेनली वही हम बताए ना कि इनकी जो अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इसी की वजह से ये क्या करते हैं कि इन्हीं लोग के बीच में फूट डाल देते हैं और उसी की वजह से जो है एक तरह से सूचना जो है अंग्रेज़ों को मिल जाती है इनके विद्रोह के बारे में, कहाँ कहाँ ये छुपे हुए हैं, कहाँ रहते हैं, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है इनको और यहाँ पे जो विद्रोह है ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए हम देखेंगे खरवार मूवमेंट के बारे में। तो खरवार मूवमेंट जो है वो 1874 के टाइम में होता है। ठीक, और इसके लीडर जो हैं वो भागीरथ मांझी हैं, भागीरथ मांझी। ठीक, 1874 में हुआ, 1874 में, और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। तो देखिए खरवार मूवमेंट का भी वही रीज़न रहता है, एग्रीगेरियन इंजस्टिस, यानी जो किसानों के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है वो। बट द मीन्स टू अटेन डिज़ायर एंड वाज आइदर रिलीजियस और डिवोशनल। लेकिन जो इनका मेन मोटो था वो ये था कि भाई देखिए अंग्रेज़ क्या करते थे, ये तो मान लीजिए ज़मीन लैंड वगैरह कब्जा करते थे, टैक्स वगैरह लेते ही थे, लेकिन साथ ही साथ ये जो है लोगों का जो कल्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। तो उसी को जो है अपने रिलीजन और अपने डिवोशन को बचाने के लिए ही खरवार के द्वारा ये आंदोलन किया गया।
इट वॉज सक्सेसफुली लेड बाई सेवरल पर्सनस, कई लोगों के द्वारा भी इसमें हिस्सेदारी ली गई, कई लोगों के द्वारा जो है ये मूवमेंट आगे बढ़ाया गया, जो क्लेम करते थे कि वो जो है संथाल के जो देवता हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, संथाल के जो भगवान हैं वो उनसे इंस्पायर्ड हैं, कई लोग ये क्लेम करते थे। भागीरथ मांझी जो हैं, देखिए ये मेन इस मूवमेंट के लीडर हैं। Its subsequent leaders preached that the tradition of far more purer beliefs among the Santals ordinarily did not trouble God, but his dormant memory was awakened whenever anything catastrophic happened, like a famine or an epidemic. उसके अलावा देखिए क्या होता था कि जो भागीरथ मांझी हैं वो एक तरह से अपने आप को ये कहते थे कि मैं भगवान के द्वारा जो है भेजा गया एक दूत हूँ। ठीक है, मतलब हमको जो है भगवान ने आपको आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको हर मुसीबत से जो है बचा सकूँ, आपको सेफगार्ड कर सकूँ। तो भागीरथ जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान ने हमको जो है आपके पास भेजा है ताकि हम जो भी आपकी समस्याएं हैं उससे हम लड़ें, आपको बचाएं और आपका नेतृत्व करें राजा बन के। ही प्रोनाउंस दैट द खरवार मिलेनियम वॉज टू ड्रॉन एट ए अपॉर्चून मूवमेंट ही हैड एडवाइज हिज फॉलोअर। देखिए ये भी साथ में ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जो आप पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है, लेकिन वो आवाज़ तब उठाना है जब मैं आपको सिग्नल दूंगा विद्रोह करने के लिए, तब आप विद्रोह करेंगे। The leader of the movement advocated renewed interest in traditional religion, which symbolizes revivalism. ठीक, they also favored the worship of Shingbhami, the goddess of the alien Zamindas. और उसके अलावा साथ साथ जो भागीरथ है वो भी उनको ये समझाते हैं कि आपको जो है सिंघभामी की पूजा करनी है आप लोग को। ठीक है, द ट्रेडिशनल गॉड ऑफ संथाल्स सन और चंदो वॉज रिलीगेटेड टू द सेकेंड पोजीशन। उसके बाद कहा गया कि सबसे पहले आप मानेंगे सिंघभूमि को और उसके बाद आप सन और चंदो की जो है पूजा करेंगे। भागीरथ सजेस्टेड दैट द वर्शिप ऑफ सिंघभूमि एंड चंदो ऑन द पैटर्न ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द फॉर्मर इंडिकेट्स द हिंदू इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये अब कहीं ना कहीं इनका ये कहना था, एक जो हिंदू के जो पूजा करने का जो तरीका है वो जो है वो इनको बता रहे थे कि इस तरीके से आपको जो है ये करना चाहिए। और उसी कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि द मूवमेंट स्प्लिट इन द फॉलोइंग 3 सेक्ट्स। देखिए 3 पार्ट में ये मूवमेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। पहला है प्यूरिस्ट का पार्ट, और दूसरा है मेंडिकेंट्स का पार्ट या जो इनको बाबा जी बोलते हैं, और तीसरा है हाफ हार्टेड पार्ट यानी बेलवागार्स। उसके बाद देखिए दुब्बो गोसाई हैं, ये आते हैं भागीरथ के बाद, अब ये नेतृत्व करते हैं इस मूवमेंट का। ही वॉज ऑल्सो ए प्रोमिनेंट मेंडिकेंट एमंग द बाबाजीज, ही क्लेम टू हैव पॉजेस सुपरनेचुरल पावर्स। तो डुब्बो गोसाई का ये कहना रहता है कि हमारे पास जो है कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं वो हैं। उसके अलावा ये डुब्बो क्या करते हैं कि कुछ लेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स रिटन ऑन ए स्मॉल स्क्रैप ऑफ पेपर कंटेनिंग ए मैसेज टू फॉलो हिंदू कस्टम्स। और ये कहते हैं कि आप लोगों को जो है जो हिंदू कस्टम्स रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। इस टाइप का एक पेपर जो है स्मॉल स्क्रैप पेपर ये जो है लोगों के बीच में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये एडवाइस करते हैं खरवार को टू स्टॉप वर्शिपिंग देयर ओल्ड डिटीज़, और खरवार से कहते हैं कि आप जो है वो अपने जो पुराने देवी देवता हैं उनको उनकी पूजा मत करिए, बल्कि जो हम बता रहे हैं आप उनकी पूजा करिए। ठीक है, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आप पूजा करिए। लाइक सिद्धू एंड कानू, भागीरथ एंड सक्सेसर ऑल्सो क्लेम टू हैव बीन कमीशन बाई गॉड टू रिस्टोर द प्रिमिटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द हेलिकन डेज ऑफ देयर ट्राइब। अब देखिए सिद्धू कानू की तरह भागीरथ भी जो है वो ये क्लेम करते हैं कि हमको जो है भगवान के द्वारा भेजा गया है ताकि हम आपकी सारी समस्याओं का जो निवारण है वो कर सके और राजा बन के हम आपका नेतृत्व जो है वो कर सकें। In this war, Bhagirath, Dubu and other believed in their ideologies of इश्चैलिज्म एंड मिनरलिज्म। देखिए जो यहाँ पे ये तीनों लोग हैं तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये अलग आइडियोलॉजी थी। ये जो है हिंदू के जो रिचुअल्स हैं वो जो है इनको फॉलो करने के लिए सिखा रहे थे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिरसा मूवमेंट और ताना भगत मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।